दोस्तों फाइनली स्नो वाइट नाम की ये जो मूवी है किड्स के लिए स्पेशली ये रिलीज़ कर दी गई है डिज्नी की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में ये रिलीज़ हो चुकी है, तो पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, इसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। डिज्नी की स्नो वाइट 2.10 या केवल स्नो वाइट 2025 की अमेरिकी संगीतमय फंतासी फिल्म है जिसका निर्देशन मार्क वेब ने किया है और एरिन क्रेसिडा विल्सन ने लिखा है। एक वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स और मार्क प्लैट प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित यह वॉल्ट डिज्नी की स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स का एक लाइव एक्शन रीइमेजिनिंग 11/12 है, जो खुद ब्रदर्स ग्रिम की 1812 की परी कथा स्नो वाइट पर आधारित है। एंड्रयू बर्नैप और गैल गैडोट के साथ मुख्य भूमिका में राहेल ज़ेगलर अभिनीत यह शुद्ध हृदय वाली स्नो वाइट का अनुसरण करती है, जो अपनी क्रूर सौतेली माँ से अपने राज्य को मुक्त कराने के लिए 7 बोनो और जोनाथन नामक एक डाकू के साथ सेना में शामिल हो जाती है। 1937 की स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स के रीमेक की योजना की पुष्टि अक्टूबर 2016 में हुई, जिसमें विल्सन को पटकथा लेखक घोषित किया गया। वेब ने मई 2019 में फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत शुरू की और सितंबर 2019 में उन्हें निर्देशक घोषित किया गया। फिल्मांकन मुख्य रूप से लंदन, इंग्लैंड में मार्च से जुलाई 2022 तक हुआ। अतिरिक्त फिल्मांकन और पिकअप जून 2024 में हुए। 240 से $270 मिलियन के अनुमानित उत्पादन बजट के साथ स्नो वाइट अब तक की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है और डिज्नी की अब तक की 15वीं सबसे महंगी फिल्म है। फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले कई विवादों को जन्म दिया, जिसमें कलर ब्लाइंड कास्टिंग, कहानी में बदलाव, ज़ेगलर की मूल फिल्म की सार्वजनिक आलोचना। स्नो वाइट का प्रीमियर 12 मार्च 2025 को स्पेन के सेगोविया में अल्काजार ऑफ सेगोविया में हुआ और इसे 21 मार्च 2025 को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 87.3 मिलियन डॉलर की कमाई की। कथानक: एक दयालु राजा और रानी बर्फीले तूफान के दौरान अपनी बेटी का स्वागत करते हैं और उस दिन के सम्मान में उसका नाम स्नो वाइट रखते हैं। सालों बाद रानी बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। राजा जल्दबाजी में दूसरी शादी कर लेता है, एक रहस्यमयी महिला को अपनी दूसरी पत्नी के रूप में लेता है और फिर राज्य की दक्षिणी सीमाओं पर आसन्न खतरे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए निकल जाता है। जब वह वापस लौटने में विफल रहता है तो नई रानी सिंहासन पर कब्जा कर लेती है और खुद को एक जादूगरनी के रूप में प्रकट करती है, जिसका घमंड उसकी सुंदरता से बढ़कर है। दुष्ट रानी के शासन में लोग या तो भारी करों के कारण बेसहारा हो जाते हैं या शाही रक्षक दल में भर्ती हो जाते हैं। हर कोई मानता है कि स्नो वाइट मर चुकी है, इस बात से अनजान कि वह महल में एक रसोई नौकरानी के रूप में सीमित है। रानी को डर है कि स्नो वाइट की सुंदरता किसी दिन उसकी सुंदरता को मात दे देगी, इसलिए वह रोजाना एक जादुई दर्पण से सलाह लेती है और उससे सबसे सुंदर लड़की का नाम पूछती है। दर्पण हमेशा उसके पक्ष में जवाब देता है, जिससे वह खुश हो जाती है। एक दिन स्नो वाइट ने जोनाथन को पकड़ लिया, जो चोरों के एक गिरोह का संकी नेता था जो पेंट्री पर छापा मार रहा था। जब उसे गेट से बांधने की सजा सुनाई जाती है तो वह उसे मुक्त कर देती है और उसे रोटी का एक टुकड़ा देती है। उसी दिन जादुई दर्पण ने घोषणा की कि स्नो वाइट अब सबसे सुंदर है। क्रोधित होकर रानी ने अपने व्याध को स्नो वाइट को मारने और उसके दिल को एक रत्नजड़ित बॉक्स में वापस लाने का आदेश दिया। व्याध खुद को कार्य पूरा करने के लिए नहीं ला सका, इसके बजाय उसने रानी के इरादों के बारे में स्नो वाइट को चेतावनी दी। उसके आग्रह पर स्नो वाइट जंगल में भाग जाती है। खोई हुई और डरी हुई वह जंगल के जानवरों से दोस्ती कर लेती है, जो उसे एकांत झोपड़ी में ले जाते हैं। स्नो वाइट को पता नहीं होता कि झोपड़ी 7 बोनों की है, जिनके नाम डॉक, ग्रम्पी, बैशफुल, स्लीपी, स्नीजी, एप्पी और डोपी हैं, जो सभी अपना दिन हीरे की खदान में काम करते हुए बिताते हैं। वे उसे अपने बिस्तरों में सोते हुए पाते हैं। जब वह उन्हें अपनी दुर्दशा के बारे में बताती है तो वे उस पर दया करते हैं और उसे एक रात के लिए रहने की अनुमति देते हैं। यह पता चलने पर कि जादुई दर्पण द्वारा उसे दिए गए दिल को सेब के रूप में पहचानने के बाद स्नो वाइट जीवित है, रानी हंट्समैन को कैद कर लेती है
और अपने गार्ड को उसे खोजने का आदेश देती है। स्नो व्हाइट और जोनाथन फिर से जंगल में मिलते हैं और चोरों के साथ मिलकर पहरेदारों से लड़ते हैं। जोनाथन के राजा को खोजने के लिए निकलने से पहले दोनों को एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं का एहसास होता है, जिसके बारे में स्नो व्हाइट का मानना है कि वह अभी भी जीवित हो सकता है। हालांकि जोनाथन को पहरेदारों ने पकड़ लिया और रानी ने उसे कैद कर लिया, जो अपने गुप्त कक्षों में वापस चली गई। वहां वह एक फेरीवाली महिला में बदल जाती है और स्नो व्हाइट को स्लीपिंग डेथ का श्राप देने के लिए एक जहरीला सेब बनाती है। बोनो के काम पर चले जाने के बाद रानी को उनकी झोपड़ी मिल जाती है और वह स्नो व्हाइट को सेब खाने के लिए उकसाती है और कहती है कि वह जोनाथन की सहयोगी है। फिर वह अपनी सौतेली बेटी को बताती है कि उसने अपने पिता को मार डाला है। स्नो व्हाइट सोती हुई मौत में गिर जाती है और रानी अपने महल में वापस चली जाती है। बोने वापस लौटने पर उसकी सोती हुई लाश पाते हैं। जोनाथन, जो हंट्समैन की मदद से रानी की कालकोठरी से भाग निकला था, उसे मृत पाता है और दुखी होकर उसे चूमता है। स्नो व्हाइट जागती है और बोनो और जोनाथन के साथी चोरों को दुष्ट रानी को उखाड़ फेंकने के लिए इकट्ठा करती है। स्नो व्हाइट अपनी सौतेली माँ का सामना करती है, जो उसे बलपूर्वक सिंहासन लेने के लिए उकसाती है। उसके हाथ में हीरे का खंजर थमा देती है। स्नो व्हाइट उसे चोट पहुंचाने से इनकार करती है, इसके बजाय लोगों को याद दिलाती है कि उसके माता पिता के शासन में राज्य कैसा हुआ करता था। यादों और राजकुमारी की दयालुता से प्रेरित होकर पहरेदार रानी के सामने खड़े हो जाते हैं और नागरिकों के साथ मिल जाते हैं। रानी गुस्से में स्नो व्हाइट पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बोने और जोनाथन के साथी चोर उसका बचाव करते हैं। जादुई आईना रानी को बताता है कि दयालु और न्यायप्रिय होने के कारण स्नो व्हाइट हमेशा उससे अधिक न्यायपूर्ण रहेगी। स्नो व्हाइट रानी को आईने को नष्ट करते हुए देखने के लिए पहुंचती है, जो उसकी शक्तियों का स्रोत है। नतीजतन वह खुद कांच में बदल जाती है और एक भंवर में गायब हो जाती है, जबकि जादुई आईना खुद को ठीक करता है। जब स्नो व्हाइट को नई रानी घोषित किया जाता है, वह जोनाथन से विवाह करती है तथा न्यायपूर्वक देश पर शासन करती है, तो उत्सव मनाया जाता है। ढालना। इस फिल्म में रेचल ज़ेगलर, गैल गैडोट और एंड्रयू बर्नैप मुख्य भूमिका में हैं। रेचल ज़ेगलर स्नो व्हाइट के रूप में 13 एक निडर और शुद्ध हृदय वाली राजकुमारी जो अपनी सौतेली माँ के अत्याचार से अपने राज्य को मुक्त करने के लिए दृढ़ है। एमिलिया फोचर युवा स्नो व्हाइट के रूप में 14। ओलिविया वेराल बेबी स्नो व्हाइट के रूप में 15। गैल गैडोट ईविल क्वीन 16। स्नो व्हाइट की ईर्ष्यालु अत्याचारी सौतेली माँ जो सबसे सुंदर होने के प्रति जुनूनी है। एंड्रयू बर्नैप जोनाथन स्नो व्हाइट के प्रेमी, आंशिक रूप से मूल फिल्म के राजकुमार पर आधारित के रूप में फिल्म के लिए बनाया गया एक नया चरित्र और एक विद्रोही जो दुष्ट रानी की राजशाही को चुनौती देना चाहता है। 17। अंसु काबिया हंट्समैन के रूप में 18। एक अनाम शिकारी और दुष्ट रानी का सेवक जिसे वह स्नो व्हाइट को मारने और उसका दिल वापस लाने का आदेश देती है। पैट्रिक पेज मैजिक मिरर की आवाज के रूप में 19। एक दर्पण जिसमें एक प्राणी है जो ईविल क्वीन के सवाल का सच्चाई से जवाब देगा कि सबसे सुंदर कौन है। इसके अतिरिक्त हेर्ली फ्रेजर और लोरेना एंड्रिया अच्छे राजा और अच्छी रानी के रूप में दिखाई देते हैं। 15। स्नो व्हाइट के माता पिता जोनाथन के साथी डाकुओं की टीम के रूप में दिखाई देने वाले हैं जॉर्ज एप्पलबी क्विग के रूप में, कॉलिन माइकल कारमाइकल फार्नो के रूप में, सैमुअल बैक्सटर साइथ के रूप में, जिमी जॉनसन फिंच के रूप में, डुजोना गिफ्ट मेपल के रूप में, इद्रीस कारगबो बिंगले के रूप में और जह बेटोटे नॉर्विच के रूप में। शाही रक्षकों में गार्ड के कप्तान के रूप में एड्रियन बोवर, गार्ड पॉल के रूप में फेलिप बेजरानो, गार्ड मैथ्यू के रूप में शिमोन ओक्स, गार्ड विलियम के रूप में जोशमाइन जोसेफ और गार्ड आर्थर के रूप में चीक चैन शामिल हैं। विपणन 9 सितंबर 2022 को डिज्नी के 2022 D23 एक्सपो प्रेजेंटेशन के दौरान फिल्म का 30 सेकंड का फर्स्ट लुक टीजर और साथ ही फर्स्ट लुक इमेज का पूर्वावलोकन किया गया। कई प्रमुख सेटिंग्स की त्वरित झलकियां थीं, जिनमें जंगल में स्नो व्हाइट की झोपड़ी, रानी के महल का जटिल रूप से डिजाइन किया गया इंटीरियर और काई से ढका जंगल शामिल था। गैडोट की ईविल क्वीन के रूप में अपने जादुई दर्पण पर सवाल उठाने, स्नो व्हाइट के रूप में ज़ेगलर और स्नो व्हाइट के हाथ में जहरीले सेब के गिरने के साथ साथ गिरने की छोटी झलकियां भी थीं।
59 गैडोट ने अपनी भूमिका के बारे में कहा कि ईविल क्वीन की भूमिका निभाना उससे बहुत अलग था जो उसने पहले किया था। वह दिल के दूसरे छोर पर खेलने की आदी है, लेकिन उसे उसकी त्वचा के नीचे जाना बहुत सुखद लगा। 61 फिल्म का शीर्षक लोगो भी सामने आया। 27 अक्टूबर 2023 को डिज्नी ने स्नो व्हाइट के साथ साथ बैशफुल, डॉक, डोपे, ग्रम्पी, एप्पी, स्लीपी और स्नीजी के रूप में ज़ेगलर के साथ फिल्म की आधिकारिक पहली छवि जारी की। 64 ज़ेगलर ने पुष्टि की कि फिल्म में बहुत सारे सीजीआई हैं, जिससे उन्हें घबराहट महसूस हुई। 54 ईविल क्वीन के रूप में गैडोट के फुटेज को 2024 सिनेमाकॉन में दिखाया गया था। 65 डिज्नी ने 2024 सिने यूरोप के दौरान नई फुटेज और फिल्म के पीछे के दृश्य पेश किए। 66 2024 D23 एक्सपो ने पहले ट्रेलर के साथ संगीतमय नंबर व्हिसल व्हाइल यू वर्क की क्लिप के साथ फिल्म का एक पूर्वावलोकन प्रस्तुत किया। 68 स्नो व्हाइट का टीजर ट्रेलर अगस्त 2024 में यूट्यूब पर जारी किया गया था और यह प्लेटफॉर्म पर किसी फिल्म ट्रेलर के लिए सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला टीजर बन गया, जिसे 3 हफ्तों के भीतर अनुमानित लगभग 1 मिलियन नापसंद और 82,000 से ज्यादा लाइक मिले। यह जानकारी ब्राउज़र एक्सटेंशन से उपलब्ध डेटा से मिली जो यूट्यूब नापसंद का अनुमान प्रदर्शित करता है। 69 फिल्म का पहला पूर्ण ट्रेलर नवंबर 2024 में D23 ब्राजील में शुरू हुआ और अंततः 3 दिसंबर 2024 को यूट्यूब पर रिलीज होने से पहले यूनिवर्सल पिक्चर्स की विकेड की चुनिंदा नाटकीय स्क्रीनिंग से जुड़ा था। 71 द गार्जियन के स्टुअर्ट हेरिटेज ने जानवरों और बौनों के लिए दृश्य प्रभावों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बौने ऐसे दिखते हैं जैसे कोई डिज्नीलैंड में घुस आया हो, स्नो व्हाइट की एन्चांटेड विश से मूर्तियों को पकड़ लिया हो और उन्हें मानव मांस में लपेट दिया हो, जैसे कोई सीरियल किलर अपनी मां के लिए उपहार के साथ करता है, और जैसे किसी ने सोनिक द हेजहॉग के पहले ट्रेलर से सोनिक द हेजहॉग को मुंडवा दिया हो जिससे हर कोई नफरत करता था। 73 पॉलीगॉन की पेट्राना रादुलोविक ने लिखा, नया स्नो व्हाइट ऐसा लग रहा है कि इसमें ज्यादा कथानक डाला गया है, संभवतः एक ऐसा कथानक जिसमें हमारी साहसी नायिका 2014 के एक वाह्य डायस्टोपियन कथानक में अपनी निरंकुश सौतेली मां के सामने खड़ी होगी। शायद यह कहानी के हिसाब से काम करे। हालांकि दृश्य रूप से ऐसा लगता है कि यह एबीसी फैमिली के वंस अपॉन ए टाइम के समान बजट पर काम कर रहा है। 74 स्नो व्हाइट की उत्पत्ति को दर्शाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेलर 19 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। 75 फिल्म के पीछे के दृश्यों को दिखाने वाला एक फीचर और यह 1937 की एनिमेटेड फिल्म की विरासत का सम्मान कैसे करेगा, 20 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। 22 फिल्म का प्रेस टूर 5 मार्च 2025 को टोक्यो में शुरू हुआ, जिसमें ज़ेगलर अपनी जापानी डब समकक्ष सकुरा किर्यू के साथ पहली बार वेटिंग ऑन ए विश का लाइव प्रदर्शन करने के लिए शामिल हुईं। 76 10 मार्च 2025 को, जिस दिन फिल्म के टिकट बिक्री के लिए गए, डिज्नी ने नए पोस्टर, एक टीवी स्पॉट और एक फिल्म क्लिप जारी की। 77 ज़ेगलर बाद में 17 मार्च 2025 को जिमी किमेल लाइव के एपिसोड में वेटिंग ऑन ए विश का पहला लाइव टेलीविजन प्रदर्शन देने के लिए दिखाई दिए। मुक्त करना 2022 D23 एक्सपो प्रेजेंटेशन के दौरान यह घोषणा की गई थी कि स्नो व्हाइट 2024 में रिलीज होगी। 78 79 15 सितंबर 2022 को फिल्म की रिलीज की तारीख 22 मार्च 2024 घोषित की गई थी। 80 हालांकि अक्टूबर 2023 में फिल्म को 1 साल की देरी से 21 मार्च 2025 तक के लिए टाल दिया गया, जिसमें 2023 SAG-AFTRA हड़ताल को देरी का कारण बताया गया। 10 थिएट्रिकल रिलीज में IMAX, डॉल्बी सिनेमा, 4DX, स्क्रीन एक्स और D-बॉक्स में जुड़ाव भी शामिल होंगे। 81 82 83 यूरोपीय प्रीमियर 12 मार्च 2025 को स्पेन के सेगोविया के अल्काजर में हुआ, जिसने मूल एनिमेटेड फिल्म में मेहेल के लिए प्रेरणा के रूप में काम किया ताकि फिल्म को परीक्षा स्थल पर अधिक विस्तृत प्रदर्शन दिया जा सके। 84 85 ज़ेगलर और गैडोट के राजनीतिक विचारों के आसपास के विवादों के कारण नियमित रेड कार्पेट प्रेस के बिना हॉलीवुड प्रीमियर 15 मार्च 2025 को एल कैपिटन थिएटर में हुआ।
7 बौने। जेरेमी स्विफ्ट, डॉक, आवाज 22, 15, 7 बौनों के बुद्धिमान नेता। जोनाथन बॉर्न डॉक्टर के रूप में, मोशन कैप्चर कठपुतली 15। टाइटस बर्गेस, बैशफुल, आवाज 22, 15, 7 बौनों का एक शर्मीला सदस्य। लिया है एली बैशफुल के रूप में, मोशन कैप्चर कठपुतली 15। एंड्रयू बार्थ फेल्डमैन डोपे, आवाज के रूप में 22, 15, 7 बौनों का एक सदस्य जो बोलता नहीं है और दूसरी आवाजें निकालता है। बाद में पता चलता है कि डोपे फिल्म का कथावाचक है। 15। जय बेटोटे डोपे के रूप में, मोशन कैप्चर कठपुतली 15। मार्टिन क्लेबा, ग्रम्पी, आवाज 23, 15, 7 बौनों का एक क्रोधी सदस्य। ओमारी बर्नार्ड ग्रम्पी के रूप में, मोशन कैप्चर कठपुतली 15। जेसन क्रेविट्स नीसी, आवाज के रूप में 22, 15, 7 बौनों का एक सदस्य जो बहुत छींकता है। डोमिनिक ओवेंस नीजी के रूप में, मोशन कैप्चर कठपुतली 15। जॉर्ज सालाजार है एप्पी, आवाज के रूप में 22, 15, 7 बौनों का एक हंसमुख सदस्य। डेविड बिर्च है एप्पी के रूप में, मोशन कैप्चर कठपुतली 15। एंडी ग्रोटेलुशेन स्लीपी, आवाज के रूप में 22, 15, 7 बौनों का एक थका हुआ सदस्य। सैंडी फोस्टर स्लीपी के रूप में, मोशन कैप्चर कठपुतली 15। उत्पादन, विकास, निर्देशक मार्क वेब, पटकथा लेखक एरिन क्रेसिडा विल्सन और गीतकार बेंच पासेक और जस्टिन पॉल। 31 अक्टूबर 2016 को द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स स्नो व्हाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स का लाइव एक्शन रीमेक विकसित कर रहा था, जिसमें मूल फिल्म के शौकीन मार्क प्लैट ने मुख्य निर्माता के रूप में हस्ताक्षर किए और एरिन क्रेसिडा विल्सन पटकथा लिखने के लिए बातचीत कर रही थीं। कैलम मैकडॉगल, डिज्नी और प्लैट के साथ अपने तीसरे निर्माण सहयोग में कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करते हैं। 24-30 मई 2019 को यह बताया गया कि मार्क वेब फिल्म का निर्देशन करने के लिए बातचीत कर रहे थे। 25 नवंबर 2021 में ग्रेटा गर्विग को पटकथा का सलेखन करने की सूचना मिली थी। 26 गुरिंदर चड्ढा को भी नौकरी के लिए काफी विचार किया गया था। 27 विल्सन को अंततः पटकथा के लिए एकमात्र श्रेय मिला। गेरविग को जेस बटरवर्थ, स्टीवन लेविंसन, जेफ नेथनसन, विक्टोरिया स्ट्रॉसे और क्रिस वेट्स के साथ ऑफ स्क्रीन अतिरिक्त साहित्यिक सामग्री का श्रेय मिला। 1. ढलाई, जेरेमी स्विफ्ट, टाइटस बर्गेस, एंड्रयू बार्थ फेल्डमैन, मार्टिन क्लेबा, जेसन क्राविट्स और जॉर्ज सलाजार ने 7 बौनों में से 6 के लिए आवाजें प्रदान की हैं। जून 2021 में राहेल ज़ेगलर को टाइटैनिक भूमिका में लिया गया। 13 और नवंबर में गैल गैडोट को ईविल क्वीन के रूप में लिया गया। 7 दिसंबर 2021 को एक्स्ट्रा के साथ एक साक्षात्कार के दौरान ज़ेगलर ने खुलासा किया कि स्नो व्हाइट मूल की तुलना में बहुत मजबूत होगी। 28 स्टीवन स्पीलबर्ग से वेब को एक शानदार सिफारिश के माध्यम से ज़ेगलर की कास्टिंग को मजबूत किया गया, जिन्होंने वेस्ट साइड स्टोरी के अपने 2021 फिल्म रूपांतरण में मारिया के रूप में ज़ेगलर का निर्देशन किया। 29 लाइव एक्शन रीमेक में स्नो व्हाइट के छोटे संस्करण के रूप में अभिनय करने के लिए एक युवा अभिनेत्री के लिए एक नई कास्टिंग खोज की घोषणा की गई और एमिलिया फाउचर को कास्ट किया गया। 12 जनवरी 2022 को यह घोषणा की गई कि एंड्रयू बर्नप को मुख्य पुरुष भूमिका में जोनाथन नामक एक नए चरित्र के रूप में लिया गया। 2022 डेनवर फैन एक्सपो में मार्टिन क्लेबा ने खुलासा किया कि वह फिल्म में ग्रम्पी का किरदार निभाएंगे। क्लेबा ने पहले स्नो व्हाइट परी कथा पर आधारित पूर्व प्रस्तुतियों में इसी तरह की बौने भूमिकाएं निभाई थीं। 2001 में बनी टेलीविजन फिल्म स्नो व्हाइट द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल में फ्राइडे के रूप में और 2012 की फंतासी कॉमेडी मिरर मिरर में बुचर के रूप में। 23 कॉलिन माइकल कार्माइकल फिल्म में दिखाई देते हैं। 32 फरवरी 2025 में यह घोषणा की गई कि एंड्रयू बार्थ फेल्डमैन, टाइटस बर्गेस, जेसन क्रेविट्स, जॉर्ज सालाजार, जेरेमी स्विफ्ट और एंडी ग्रोटेलुशेन सभी को सेवन ड्वार्फ्स के शेष सदस्यों के रूप में लिया गया था। फिल्माने स्नो व्हाइट के लिए फिल्मांकन मूल रूप से मार्च 2020 में वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया और लॉस एंजल्स,
कैलिफोर्निया में शुरू होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे जुलाई 2020 तक विलंबित कर दिया गया। 33, 34, 35 अगस्त 2021 में यह घोषणा की गई कि फिल्मांकन यूनाइटेड किंगडम में मार्च से जुलाई 2022 तक होगा। 37 प्रमुख फोटोग्राफी 7 मार्च 2022 को शुरू हुई। 38 15 मार्च को पाइनवुड स्टूडियो में आग लगने से प्रोडक्शन सेट क्षतिग्रस्त हो गया। मंच का निर्माण चल रहा था जब एक पेड़ में आग लग गई, जिससे बहुत बड़ी आग लग गई। 39 डिज्नी के एक स्रोत ने पुष्टि की कि कोई फिल्मांकन नहीं चल रहा था। 40 ज़ेगलर के लिए लॉस एंजल्स की यात्रा करने के लिए शूटिंग शेड्यूल को भी फिर से तैयार किया गया था ताकि वह 27 मार्च को अपने वेस्ट साइड स्टोरी सहयोगियों के समर्थन में 94वें अकादमी पुरस्कार समारोह में भाग ले सकें। 41 जब ज़ेगलर समारोह में भाग ले रहे थे, गैडोट ने उनके दृश्यों को फिल्माना शुरू कर दिया। 42 मूल के विपरीत, उनका चरित्र फिल्म में गाता और नृत्य करता है। 43 22 अप्रैल को गैडोट ने पुष्टि की कि उन्होंने अपने दृश्यों का फिल्मांकन पूरा कर लिया है। 44 बहुत बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें पहले डिज्नी खलनायिका की भूमिका निभाने में मजा आया और वह फिल्म के संगीत में होने के कारण अपनी आवाज बदलकर अधिक नाटकीय भूमिका निभाने में सक्षम थीं। 45 46 13 जुलाई को ज़ेगलर 47 48 अतिरिक्त फिल्मांकन जून 2024 में हुआ। 49 50 51 मैंडी मूर, जिन्हें लाला लैंड में उनके काम के लिए जाना जाता है, ने संगीत दृश्यों की कोरियोग्राफी की। 15 दृश्य प्रभाव मूविंग पिक्चर कंपनी, फ्रेमस्टोर, डे फॉर नाइट, पैशन पिक्चर्स, विटेलिटी विजुअल इफेक्ट्स, चीप शॉट वीएफएक्स, लोला विजुअल इफेक्ट्स और क्राफ्टी एप्स ने फिल्म के लिए विजुअल इफेक्ट्स प्रदान किए। 52 15 संगीत डिज्नी की स्नो व्हाइट ओरिजिनल मोशन पिक्चर साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा विभिन्न कलाकारों जारी किया 14 मार्च 2025 रिकॉर्डेड 2022 स्टूडियो AIR लंदन UK शैली साउंड ट्रैक संगीत थिएटर लंबाई 33:01 लेबल वॉल्ट डिज्नी निर्माता बेंज पासेक जस्टिन पॉलियान आइजेनराथ डेव मेड्सकर पासेक और पॉल कालक्रम स्पिरिटेड 2022 डिज्नी की स्नो व्हाइट 2025 डिज्नी की स्नो व्हाइट से एकल वेटिंग ऑन अ विश रिलीज 4 मार्च 2025 गीतकार बेंज पासेक और जस्टिन पॉल, जिन्होंने पहले डिज्नी की 2019 की अलादीन की रीमेक के लिए 2 नए गीतों के बोल लिखे थे, ने जैक फेल्डमैन के साथ अतिरिक्त गीतकार के रूप में फिल्म के लिए नए गीत लिखे, जिसमें स्नो व्हाइट के लिए एक नया आई वांट गीत शामिल है, जिसका शीर्षक वेटिंग ऑन ए विश है। उन्होंने ईविल क्वीन के लिए एक नया खलनायक गीत भी लिखा, जिसका शीर्षक ऑल इज फेयर है। स्नो व्हाइट और जोनाथन के लिए एक नया प्रेम युगल गीत ए है एंड मीट से है एंड लिजी मैकलपाइन के सहयोग से लिखा गया शीर्षक से है, और एक नया ओपनिंग एंसेम्बल नंबर जिसका शीर्षक गुड थिंग्स ग्रो है। 53 फिल्म में फ्रैंक चर्चिल और लैरी मोरे की मूल फिल्म के 8 गानों में से 4 शामिल हैं। 24 54 15 जनवरी 2025 में यह पता चला कि जेफ मोरो ने फिल्म के लिए स्कोर तैयार किया था। वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा बनाई गई फिल्मों के संगीत पर लगातार सहयोगी डेव मेड्सगर ने गानों के लिए ऑर्केस्ट्रेटर के रूप में काम किया। 55 4 मार्च 2025 को यह घोषणा की गई कि साउंड ट्रैक एल्बम 14 मार्च को वॉल्ट डिज्नी रिकॉर्ड्स द्वारा रिलीज किया जाएगा, जिसमें वेटिंग ऑन ए विश उसी दिन लीड सिंगल के रूप में जनता के लिए रिलीज किया जाएगा। 56 57 एल्बम का एक डीलक्स संस्करण 20 मार्च 2025 को जारी किया गया था, जिसमें गानों के वाद्य संस्करण और मोरो के अंडरस्कोर शामिल थे। विवादों पूर्व रिलीज स्नो व्हाइट की कास्टिंग। स्नो व्हाइट के रूप में लैटिना अभिनेत्री ज़ेगलर की कास्टिंग की आलोचना हुई क्योंकि मूल सामग्री में चरित्र को बर्फ की तरह सफ़ेद त्वचा के रूप में वर्णित किया गया है। 110 111 ज़ेगलर ने जनवरी 2022 में टिप्पणियों का जवाब देते हुए कहा कि स्नो व्हाइट स्पेनिश भाषी देशों में लोकप्रिय है और इस तरह की भूमिका में लैटिना का होना दुर्लभ है, इसलिए उन्हें कास्ट किए जाने पर गर्व है। 112 अगस्त 2023 में
यह पता चला कि एक अन्य लैटिना अभिनेत्री रेनाटा वेका स्नो व्हाइट की भूमिका के लिए कास्टिंग प्रक्रिया में 2 फाइनलिस्ट में से एक थी। वेका ने कहा कि स्नो व्हाइट की भूमिका के लिए कास्टिंग कॉल सभी जातीय समूहों के लिए खुला था। 113 अक्टूबर 2024 में ज़ेगलर ने खुलासा किया कि फिल्म में चरित्र को स्नो व्हाइट नाम दिया जाएगा क्योंकि वह और उसके माता-पिता बर्फीले तूफान से बच गए थे ताकि उसे उसकी लचीलापन की याद दिलाई जा सके, जिसके बारे में ज़ेगलर का कहना है कि यह परी कथा के दूसरे संस्करण में इस्तेमाल की गई एक कथांकरेखा थी। 114 7 बॉनों की पुनर्कल्पना। जनवरी 2022 में अभिनेता पीटर डिंकलेज, जो बौनेपन के एक रूप से ग्रस्त हैं और जिन्होंने अपने करियर में बौने किरदार निभाए हैं, ने आगामी लाइव एक्शन स्नो व्हाइट रीमेक पर टिप्पणी की और इसे पिछड़ी कहानी के रूप में खारिज कर दिया। 115 डिंकलेज की टिप्पणियों के जवाब में डिज्नी ने कहा कि मूल एनिमेटेड फिल्म से स्टीरियोटाइप को मजबूत करने से बचने के लिए हम इन 7 पात्रों के साथ एक अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं और बौनेपन समुदाय के सदस्यों के साथ परामर्श कर रहे हैं। 116 117 बौनेपन से ग्रस्त कई अन्य अभिनेताओं जैसे डायलन हॉर्न्सवोगल, पोस्टल, जेफ ब्रूक्स और कैटरीना कैम्प ने डिंकलेज की टिप्पणियों पर नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्हें लगा कि वह अनुचित रूप से उनकी ओर से बोल रहे हैं और उनकी भूमिकाओं का नुकसान कर रहे हैं। 118 जुलाई 2023 में बर्कशायर के प्रोडक्शन के फुटेज से पता चला कि फिल्म के लिए 7 बौनों का चित्रण फिर से किया गया था, जिसमें बौनेपन से ग्रस्त एक अभिनेता के साथ अलग अलग जातीयता के 6 अन्य गैरबौने अभिनेता शामिल थे। 6 पुरुष और 1 महिला 7 व्यक्तियों के संबंधित समूह का चित्रण कर रहे थे, जिन्हें मूल रूप से जर्मन लोककथाओं के अलौकिक प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया था, न कि वास्तविक मनुष्यों के रूप में। 119 शुरुआत में इन तस्वीरों के वास्तविक फिल्म निर्माण को दर्शाने वाली रिपोर्टों का खंडन करने के बाद डिज्नी ने बाद में पुष्टि की कि उन्होंने वास्तव में उत्पादन का चित्रण किया था, जिसमें स्टैंड इन अभिनेताओं ने लीड की जगह ली थी। पहले से ही पुष्टि किए गए अभिनेता मार्टिन क्लेबा उक्त फुटेज में दिखाई नहीं दे रहे हैं। 120 121 पात्रों को फिर से कल्पित करने के निर्णय की मुख्यधारा और सोशल मीडिया स्रोतों द्वारा अत्यधिक राजनीतिक रूप से सही होने के रूप में आलोचना की गई थी। 119 121 जैकस के कलाकार जेसन वी मैन एक्यूना ने बौने अभिनेताओं को कास्ट न करने के लिए डिज्नी की आलोचना की और बदलावों पर निराशा व्यक्त की। 123 एक्यूना ने कहा, आप उन नौकरियों को बदल रहे हैं जो लोगों को छोटे लोगों के रूप में मिल सकती थीं। यह बौनों के लिए है। आप स्नो व्हाइट और 7 औसत लोगों को क्यों काम पर रख रहे हैं? 124 डायलन पोस्टल ने भी डिंकलेज के दृष्टिकोण से असहमति जताई, एक्यूना की भावनाओं को प्रतिध्वनित किया और एनिमेटेड फिल्म में बौने पात्रों के चित्रण का बचाव किया। 125 126 अक्टूबर 2023 में फिल्म की देरी की घोषणा के साथ डिज्नी ने फिल्म के लिए एक पहली नज़र की छवि का अनावरण किया, जिसमें 7 बौने शामिल थे, जो सभी सीजीआई पात्र हैं जो 1937 की फिल्म में उनके दिखावे के समान दिखने के लिए बनाए गए हैं। 10 63 64 ज़ेगलर की 1937 की फिल्म की आलोचना। ज़ेगलर ने प्रिंस और स्नो व्हाइट के चरित्र चित्रण सहित मूल फिल्म के पहलुओं के साथ अस्वीकृति व्यक्त करने वाले बयानों पर आलोचना को आकर्षित किया। 127 128 2022 में ज़ेगलर ने नए स्नो व्हाइट चरित्र के पीसी होने के बारे में मजाक की आलोचना करते हुए कहा कि कार्टून पुराना था और चरित्र को समडे माई प्रिंस विलकम से परे एक फंक्शन देने के लिए ताज़ा करने की आवश्यकता थी। 129 उन्होंने 2022 D23 एक्सपो में कहानी में बदलाव के बारे में भी बात की। मूल कार्टून 1937 में आया था और जाहिर है ऐसा ही हुआ था। इसमें एक ऐसे लड़के के साथ उसकी प्रेम कहानी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है जो सचमुच उसका पीछा करता है। अजीब अजीब इसलिए हमने इस बार ऐसा नहीं किया। हमारे पास एक अलग दृष्टिकोण है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि बहुत से लोग मान लेंगे कि यह एक प्रेम कहानी है, क्योंकि हमने फिल्म में एक लड़के को कास्ट किया है, एंड्रयू बर्नैप, बढ़िया आदमी। लेकिन यह वास्तव में उसकी प्रेम कहानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, जो वास्तव में बहुत बढ़िया है। एंड्रयू के सभी दृश्य कट सकते हैं, कौन जानता है। यह हॉलीवुड है, बेबी। स्वागत। बॉक्स ऑफिस
23 मार्च 2025 तक स्नो व्हाइट ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $43 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $44.3 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल $87.3 मिलियन की कमाई हुई है। 8-9 संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्नो व्हाइट को द ऑल्टो नाइट्स और ऐश के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 4,200 सिनेमाघरों से 45-55 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया गया था। 5-6 फिल्म को शुरू में 63-70 मिलियन की कमाई का अनुमान लगाया गया था। विश्लेषकों ने इस अनुमान की तुलना मेलेफिसेंट 2014 की $69.4 मिलियन की ओपनिंग से की थी और उनका मानना था कि फिल्म अपने विवादों को दूर कर लेगी और शुरुआती सप्ताहांत में इसके खिलाफ कोई मजबूत प्रतिस्पर्धा नहीं होने के कारण आर्थिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन फरवरी के अंत में अनुमान कम कर दिए गए थे। 89 अपने पहले दिन $16 मिलियन कमाने के बाद, जिसमें गुरुवार के पूर्वावलोकन में $3.5 मिलियन शामिल थे, अनुमान घटाकर 45-55 मिलियन कर दिया गया। 90 बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रहने के बावजूद अनुमान से कम रहते हुए इसने $43 मिलियन की शुरुआत की। 90 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। बीबीसी ने बताया कि ब्रिटिश फिल्म समीक्षकों ने फिल्म की ज्यादातर आलोचना की है, जबकि अमेरिकी आलोचक ज्यादा अनुकूल थे। 91 समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 185 आलोचकों की 44% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.4/10 है। वेबसाइट की आम सहमति पड़ती है। रेचल ज़ेगलर के शानदार स्टार टर्न की बदौलत स्नो व्हाइट फिल्मों में शायद ही कोई चिड़चिड़ा समय हो, लेकिन स्रोत सामग्री के साथ इसका शर्मनाक व्यवहार और कुछ मूर्खतापूर्ण शैलीगत विकल्प भी सभी को खुश नहीं करेंगे। 92 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 47 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 93 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्ट ट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने फिल्म को 5 में से 3 सितारों की औसत रेटिंग दी, जिसमें 39% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी सिफारिश करेंगे। 90 वैरायटी की कैटसी स्टीफन ने स्नो व्हाइट के रूप में ज़ेगलर के प्रदर्शन की प्रशंसा की। ज़ेगलर को चमकता हुआ सुपरनोवा कहा और उनके चरित्र को नेता बनने की उनकी उत्कट इच्छा के माध्यम से नई गहराई मिली, जैसा कि उनके पिता का मानना था कि वह बन सकती हैं। 94 IGN के सिद्धांत अदलखा ने फिल्म को एक दशक में सर्वश्रेष्ठ डिज्नी लाइव एक्शन रीमेक कहा और कहा कि यह मूल के व्यापक स्ट्रोक को अपनाता है, जबकि इसके विषयों को स्पष्ट करता है। 95 USA टुडे के ब्रायन ट्रूइट ने लिखा कि फिल्म पुरानी सामग्री के बीच आधुनिक प्रासंगिकता पाती है। 96 BBC के निकोलस बार्बर ने लिखा, कहानी अव्यवस्थित है, स्वर गड़बड़ है और गति धीमी है। फिर से यह फिल्म को आपदा नहीं बनाता है। कुछ मायनों में पहचान का संकट ही इसे देखने लायक बनाता है। 97 फिल्म के विटनी सीबोल्ड ने लिखा, यह खोखला है, लेकिन कुछ हालिया रीमेक के विपरीत ऐसा लगता है कि इसके दिमाग में विचार हैं। 98 हॉलीवुड रिपोर्टर के डेविड रूनी ने आधार के बारे में लिखा, अगर यह मानक महिला शक्तिकरण टेम्पलेट की तरह लगता है जो समकालीन परीक्षाओं में लगभग अनिवार्य है, तो यह कमोबेश ऐसा ही है, लेकिन ज्वलंत ज़ेगलर इसे दृढ़ विश्वास और दिल से बेचता है। 99 अवार्ड्स वॉच के डैनियल बेयर ने लिखा, मार्क वेब कम से कम झंझट और उपद्रव के साथ काम पूरा कर लेता है, और जब भी ज़ेगलर स्क्रीन पर होता है तो फिल्म उस अच्छे पुराने डिज्नी जादू को जगाने में कामयाब हो जाती है। 100 स्लैंट के डैन रूबिन्स ने इसे आधुनिक उपभोग के लिए एक सर्वोत्कृष्ट लेकिन निर्विवाद रूप से विचित्र संपत्ति को अपडेट करने में एक काफी हद तक पेंट बाय नंबर अभ्यास कहा। 101 लॉस एंजल्स टाइम्स के एमी निकोलसन ने लिखा कि यह फिल्म आज के असंभव विरोधाभासों में एक आकर्षक केस स्टडी है, वर्तमान समय के तनावों को दर्शाने वाला एक जादुई दर्पण। 102 रोजरेबर्ट.com के नील मिनो ने लिखा, फिल्म के कुछ हिस्से दूसरों की तुलना में बेहतर काम करते हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी एनिमेटेड फीचर की मिठास और कल्पना नहीं है। यह स्नो व्हाइट उन सभी में सबसे सुंदर नहीं है, यह बस ठीक है, निष्पक्ष है। 103
द गार्जियन के पीटर ब्रडशॉ ने इसे थकाऊ छद्म प्रगतिशील परिवर्धन के साथ बेहद भयानक कहा और ज़ेगलर और गैडोट की भूमिकाओं की आलोचना करते हुए उन्हें उनके जीवन का सबसे नीरस प्रदर्शन बताया। 104 न्यूयॉर्क पोस्ट के जॉनी ओलेक्सिंस्की ने लिखा, कालातीत क्लासिक एनिमेशन के लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि को एक और व्यर्थ और अजीब लाइव एक्शन ऑटोमेटन में बदल दिया गया है जो खत्म होते ही आपके दिमाग से गायब हो जाता है। 105 डिस्कसिंग फिल्म के टायलर टैंग ने लिखा, राहेल ज़ेगलर के पावरहाउस प्रदर्शन के अलावा इस अनाड़ी, खराब ढंग से परिकल्पित और निंदक लाइव एक्शन डिज्नी रीमेक से आनंद लेने के लिए और कुछ नहीं है। यहाँ तक कि गैल गैडोट की बेहद खराब लाइनें भी थिएटर की यात्रा के लायक नहीं हैं। 106 द प्लेलिस्ट के रॉड्रिगो पेरेज ने लिखा, अपनी सामाजिक टिप्पणी को जोड़ते हुए स्नो व्हाइट अन्यथा बहुत से समान विचारों को संबोधित करता है। सच्चे प्यार की धारणाएं, दोस्ती की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत, लेकिन यह सब एक बहुत ही परिचित और भड़कीले पैकेज में एक साथ रखा गया है। 107 रोलिंग स्टोन के डेविड फियर ने कहा कि यह एनिमेटेड टचस्टोन का सबसे खराब लाइव एक्शन रूपांतरण नहीं हो सकता है, हालांकि यह इसके सबसे नीरस होने का एक मजबूत दावेदार है। उनकी टिप्पणियों के जवाब में कई लोगों ने स्नो व्हाइट को अधिक नारीवादी बनाने के लिए उनकी निंदा की। 132 जबकि अन्य ने नारीवाद की गलत व्याख्या करने के लिए उनकी आलोचना की, जिसमें गलबॉस आर्कटाइप को बढ़ावा देने या पारंपरिक स्त्रैण भूमिकाओं की तलाश करने वाली या सत्ता या नेतृत्व में रुचि न रखने वाली महिलाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया गया। ब्रांड रणनीतिकार एस्टन स्टीन को लगा कि ज़ेगलर के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें फिल्म के विपणन के लिए मीडिया प्रशिक्षण नहीं मिला है। 133 134 अंततः आलोचकों ने अनुमान लगाया और दावा किया कि ज़ेगलर को मूल फिल्म पसंद नहीं आई। 127 135 डेविड हेएंड, जिनके पिता ने इसी नाम से मूल एनिमेटेड फिल्म का सहनिर्देशन किया था, ने रीमेक की आलोचना की, इसे अपमानजनक बताया और सुझाव दिया कि उनके पिता और वॉल्ट डिज्नी अपनी कब्रों में पलट रहे होंगे। 136 इस विवाद ने रूढ़िवादी मीडिया संगठन द डेली वायर को स्नो व्हाइट एंड द एविल क्वीन नामक मूल परी कथा के अपने लाइव एक्शन रूपांतरण की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया, जिसे मूल रूप से अभिनेत्री और डेली वायर के टिप्पणीकार ब्रेट कूपर को डिज्नी के संस्करण के साथ प्रतिस्पर्धा करने के प्रयास में 2025 में रिलीज के लिए स्नो व्हाइट के रूप में अभिनीत किया जाना था। 137 हालांकि दिसंबर 2024 में द डेली वायर से कूपर के जाने के बाद से इस संस्करण के उत्पादन पर कोई अपडेट नहीं दिया गया। 138 ज़ेगलर ने अक्टूबर 2024 में वैराइटी को दिए एक साक्षात्कार में अपनी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, यह स्पष्ट करते हुए कि फिल्म में अभी भी एक प्रेम कहानी शामिल होगी, और कहा, इससे मुझे दुख हुआ कि इसे इस तरह से लिया गया। यह बहुत परेशान करने वाला हो सकता है जब चीजों को संदर्भ से बाहर कर दिया जाता है या चुटकुले जमते नहीं हैं। 135 139 गैडोट और ज़ेगलर के राजनीतिक विचार। गैडोट और ज़ेगलर दोनों ही अपने कुछ राजनीतिक रुखों के बारे में खुलकर मुखर रहे हैं, जिससे फिल्म के लिए और विवाद पैदा हो गया। फिल्म के टीजर ट्रेलर की रिलीज ने गैडोट और ज़ेगलर के संघर्ष पर विरोधी रुख, विशेष रूप से गाजा युद्ध के कारण इजरायल फिलिस्तीनी संघर्ष के दोनों पक्षों से फिल्म का बहिष्कार करने के आह्वान को उकसाया, जिसमें गैडोट अपने मूल इजरायल का समर्थन कर रही थीं और ज़ेगलर फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे। 140 141 142 फिल्म का बहिष्कार करने का एक और आह्वान 2024 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के बाद रिपब्लिकन समर्थकों द्वारा किया गया था, जब ज़ेगलर ने भाड़ में जाओ डोनाल्ड ट्रंप पोस्ट किया और उन लोगों पर हमला किया जिन्होंने उन्हें फिर से चुनने के लिए वोट दिया, यह कहते हुए कि ट्रंप के समर्थक और ट्रंप के मतदाता और ट्रंप खुद कभी शांति नहीं पा सकते। ज़ेगलर ने बाद में एक सार्वजनिक माफी जारी की, जिसमें कहा गया कि शांति का आह्वान करते हुए उनके संदेश से उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं था। 143 144 145 जारी करने के बाद कई इजरायल विरोधी अरब संगठनों ने अरब दुनिया में फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ एक डिजिटल अभियान शुरू किया है। विरोध मुख्य अभिनेत्री गैल गैडोट पर केंद्रित है, जो इजरायल रक्षा बलों IDF में अपनी पिछली सेवा का हवाला देती है। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, ट्यूनीशिया और मिस्र के समूहों ने एक संयुक्त बयान जारी कर क्षेत्रीय बहिष्कार का आह्वान किया।
उनका तर्क है कि फिल्म की स्क्रीनिंग इजरायल के कब्जे से जुड़े लोगों और इजरायल की हिरासत में फिलिस्तीनियों के साथ आईडीएफ के व्यवहार का समर्थन करती है। मैंडी वॉकर एएम, एसीएस, एएससी, जन्म 1963, एक ऑस्ट्रेलियाई छायाकार हैं। वह मुलान, हिडन फिगर्स और एल्विस फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, जिनमें से बाद वाली फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन दिलाया। 3 उन्हें 2021 क्वींस बर्थडे ऑनर्स में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य नियुक्त किया गया। जीवन और कैरियर। मेलबर्न, विक्टोरिया में जन्मी और पली वॉकर को हाई स्कूल में छात्र रहते हुए फोटोग्राफी में रुचि हो गई थी। स्नातक होने के बाद उन्होंने जॉन फ्लॉस के साथ फिल्म आलोचना और सिनेमा अध्ययन का अध्ययन किया, जिन्होंने उन्हें उद्योग में काम करने वाले कई लोगों से मिलवाया। 25 साल की उम्र में अपनी पहली फीचर फिल्म रिटर्न होम की शूटिंग करने से पहले उन्होंने कई वृत्तचित्रों और संगीत वीडियो में एक अवैतनिक सहायक के रूप में प्रशिक्षुता हासिल की। अतिरिक्त स्क्रीन क्रेडिट में पार्कलैंड्स, द वेल, लांताना, ऑस्ट्रेलियन रूल्स, शैटर्ड ग्लास और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। उनके टेलीविजन क्रेडिट में ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन सीरीज रॉ एफएम शामिल है। वॉकर ने नाइकी, टोयोटा, कैल्टेक्स, सिंगुलर वायरलेस, फॉक्सवुड्स कैसीनो के लिए विज्ञापनों को फिल्माया है और सबसे उल्लेखनीय रूप से बाज लुहरमन द्वारा निर्देशित और निकोल किडमैन द्वारा अभिनीत चैनल नंबर 5 के लिए विज्ञापन फिल्माया है। ऑस्ट्रेलियाई सिनेमेटोग्राफर्स सोसाइटी ने वॉकर को पार्कलैंड्स और लंटाना के लिए उनके विशिष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हें द वेल के लिए सिनेमेटोग्राफी में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि के लिए ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान पुरस्कार, द वेल और लंटाना के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के फिल्म क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार और शैटर्ड ग्लास के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वॉकर को 2021 क्वींस बर्थडे ऑनर्स में एक छायाकार के रूप में फिल्म और पेशेवर समाजों के लिए महत्वपूर्ण सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सदस्य नियुक्त किया गया। 4 दिसंबर 2022 को वह एल्विस पर अपने काम के लिए AACTA अवार्ड्स में सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी। 5 मार्च 2023 को वह फीचर फिल्म श्रेणी में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी, वह भी एल्विस के लिए। 6 वॉकर वर्तमान में सांता मोनिका, कैलिफोर्निया में रहते हैं। बेंज पासेक और जस्टिन पॉल, जिन्हें पासेक और पॉल के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी गीत लेखन जोड़ी और संगीत थिएटर, फिल्मों और टेलीविजन के लिए रचना टीम है। 1, 2, 3, 4, 5 जबकि पासेक आमतौर पर गीत लिखते हैं और पॉल आमतौर पर संगीत लिखते हैं, वे दोनों तत्वों के लिए श्रेय साझा करते हैं। 6 दोनों मिशिगन विश्वविद्यालय के स्नातक हैं। 7 और अमेरिकी थिएटर विंग के 2007 जोनाथन लार्सन ग्रांट के विजेता हैं। 8 जो संगीतकारों, गीतकारों और लिब्रेटिस्टों द्वारा उपलब्धि का सम्मान करता है। सितंबर 2024 में यह जोड़ी 20वीं और 21वीं एगॉट विजेता बनी। इतिहास। मिशिगन विश्वविद्यालय से शुरुआत। पासेक और पॉल ने मिशिगन विश्वविद्यालय में नए छात्रों के रूप में एक साथ काम करना शुरू किया। 9 दोनों को स्कूल के संगीत थिएटर प्रोडक्शन में भूमिकाएं मिलीं, जिसने उन्हें एडजेस लिखने के लिए प्रेरित किया, जो वयस्कता में जाने और अर्थ की खोज के परीक्षणों और क्लेशों के बारे में एक गीत चक्र है। एडजेस का प्रीमियर 3 अप्रैल 2005 को एन आर्बर, मिशिगन में हुआ। 14 मई 2006 को इस जोड़ी ने न्यूयॉर्क सिटी में अपना प्रीमियर किया, मूल गीतों का एक लाभ संगीत कार्यक्रम जिसका शीर्षक था बीकम द म्यूजिक ऑफ पासेक एंड पॉल। जेमी मैकगोनिगल द्वारा प्रस्तुत 10 कलाकारों में गेविन क्रेल, चेन जैक्सन, सेलिया कीनम बोल्गर, जेसी टायलर फर्ग्यूसन और स्टीवन पास्कुले शामिल थे। 11 उन्होंने 2006 के ऑफ ब्रॉडवे म्यूजिकल व्हाइट नॉइज, एक कॉशनरी म्यूजिकल में भी योगदान दिया, जिसने टॉकिन ब्रॉडवे के 2006 समर थिएटर फेस्टिवल में उत्कृष्ट मूल स्कोर के लिए प्रशस्ति पत्र जीता। 12 दिसंबर 2006 में उन्होंने संगीत थिएटर में अपनी BF.A की डिग्री पूरी की। संगीत थिएटर। प्रारंभिक परियोजनाएं। एजेज सोशल मीडिया पर लोकप्रिय साबित हुआ। 13 और कुछ ही सालों में दुनिया भर में इसके 200 से ज्यादा प्रोडक्शन हुए।
जिनमें ऑस्ट्रेलिया 14, दक्षिण अफ्रीका 15, डेनमार्क 16, 17, फ्रांस 18, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम 19, कनाडा 20, फिलीपींस 21 और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। 22 पासेक और पॉल ने रोनाल्ड डाहल के जेम्स एंड द जायंट पीच के संगीत रूपांतरण के लिए स्कोर लिखा था, जिसका प्रीमियर 2010 में गुड स्पीड म्यूजिकल्स के माध्यम से हुआ था। 23 अन्य शुरुआती कार्यों में इफ यू गिव ए पिग ए पैनकेक 2010 और थिएटरवर्क्स यूएसए के लिए डक फॉर प्रेसिडेंट 24 और डॉ विलियम्स शामिल हैं, जो ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट के 24 घंटे के म्यूजिकल लाभ के लिए लिखे गए हैं। इस शो में जेसी टायलर फर्ग्यूसन और चेन जैक्सन ने अभिनय किया था। पासेक और पॉल को इस प्रक्रिया के बारे में 2011 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म वन नाइट स्टैंड में दिखाया गया था। 25 उन्होंने 2012 के संगीत डॉगफाइट के बोल और संगीत लिखे। 26 ए क्रिसमस स्टोरी द म्यूजिकल प्रिय इवान है एनसेन 2015। पासेक और पॉल ने अपने संगीत डियर इवान है एनसेन के लिए संगीत और बोल लिखे। यह संगीत एक साथी छात्र की मृत्यु से प्रेरित है जब पासेक हाई स्कूल में थे और इसमें स्टीवन लेविंसन की पुस्तक शामिल है। माइकल ग्रीफ द्वारा निर्देशित और शीर्षक भूमिका में बेन प्लेट द्वारा अभिनीत, इसका प्रीमियर 30 जुलाई 2015 को वाशिंगटन डीसी के एरिना स्टेज में हुआ। 28, 29, 30 इसने मार्च 2016 में सेकंड स्टेज थिएटर में ऑफ ब्रॉडवे की शुरुआत की। 31 और 14 नवंबर 2016 को ब्रॉडवे पर 3 हफ्ते बाद म्यूजिक बॉक्स थिएटर में खुला। 71वें टोनी अवार्ड्स में इसे बेस्ट म्यूजिकल, बेस्ट स्कोर, बेस्ट बुक ऑफ ए म्यूजिकल और प्लेट के लिए म्यूजिकल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 9 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। 2018 ग्रैमी अवार्ड्स में डियर इवान है एनसेन ने सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल थिएटर एल्बम जीता। 32 संगीत को एडगर्टन फाउंडेशन न्यू प्ले अवार्ड और म्यूजिकल थिएटर के लिए 2016 ओबी अवार्ड मिला। 33 इस शो ने म्यूजिक बॉक्स थिएटर में बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ दिए और ब्रॉडवे के इतिहास में इस स्थान पर चलने वाला सबसे लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्शन बन गया। 34 इस संगीतमय शो ने उसी वर्ष अक्टूबर में पूर्वावलोकन के बाद 19 नवंबर 2019 को लंदन के नोएल कावर्ड थिएटर में अपना वेस्ट एंड डेब्यू किया। शो को 2020 के समारोह में 7 लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और 3 जीते। सर्वश्रेष्ठ नया संगीत स्टार सैम टुट्टी के लिए संगीत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और पासेक और पॉल के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर या नया ऑर्केस्ट्रेशन। टेलीविजन इस जोड़ी ने कई टेलीविजन शो के लिए मूल संगीत लिखा है। 2007 और 2008 में पासेक और पॉल ने डिज्नी चैनल के शो जॉनी एंड द स्प्राइट्स के लिए संगीत लिखा। 12 जिसके गाने 6 एपिसोड में और सीजन के प्रीमियर में एक कहानी के लिए इस्तेमाल किए गए। उनकी मूल सामग्री 2013 में एनबीसी के स्मैश के सीजन 2 में प्रदर्शित की गई थी। 36 और आईट्यून्स पॉप चार्ट पर शीर्ष 25 तक पहुंच गई थी। पासेक और पॉल ने द फ्लैश एपिसोड डुएट के लिए ग्रांट गुस्टिन द्वारा गाया गया मूल गीत रनिन होम टू यू भी लिखा, जो द फ्लैश और सुपरगर्ल के बीच एक संगीतमय क्रॉसओवर है। 37 मेलिसा बेनोइस्ट ने इसे सुपरगर्ल के क्राइसिस ऑन अर्थ एक्स क्रॉसओवर एपिसोड में गाया था। 38 उन्होंने हुलू शो ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग के एक एपिसोड के लिए मूल गीत भी लिखे, जिसमें लुक फॉर द लाइट भी शामिल है, जो मेरिल स्ट्रीप और एशले पार्क द्वारा गाया गया एक युगल गीत है। 39 एक और गीत विच ऑफ पिकविक ट्रिपलेट्स डिड इट को पासेक और पॉल ने पहली बार मार्क शैमन और हेयर स्प्रे फेम के स्कॉट विटमैन के साथ मिलकर लिखा था। जीप घुमाने वाला यह गीत मुख्य रूप से ओनली मर्डर्स के अभिनेता स्टीव मार्टिन द्वारा गाया गया था और एक एपिसोड के लिए मैथ्यू ब्रोड्रिक द्वारा भी, उसके बाद मार्टिन शॉर्ट द्वारा। 41 उन्हें जुलाई 2024 में विच ऑफ पिकविक ट्रिपलेट्स डिड इट के लिए प्राइम टाइम एमी नामांकन मिला। 42 फिल्में पासेक और पॉल ने 2016 में फिल्म ट्रॉल्स के लिए गेट बैक अप अगेन गीत लिखा। 43 साथ ही 2016 की एनिमेटेड डायरेक्ट टू वीडियो फीचर टॉम एंड जेरी बैक टू ओज के लिए 5 मूल गीत भी लिखे। 44 उन्होंने म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म ला ला लैंड के लिए गीत लिखे, जिसका संगीत जस्टिन हर्विच ने लिखा था। 45 यह फिल्म
अपने विश्व प्रीमियर में 31 अगस्त 2016 को 73वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उद्घाटन फिल्म थी। 46 फिल्म का ट्रैक सिटी ऑफ स्टार्स जस्टिन हर्विच द्वारा उनके गीत और रचना के साथ सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए 2017 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता। 4 सिटी ऑफ स्टार्स और ऑडिशन को 89वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए नामांकन मिला। 47 और उन्होंने सिटी ऑफ स्टार्स के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अकादमी पुरस्कार जीता। 48 फिर फरवरी 2023 में यह घोषणा की गई कि वे हर्विच के साथ वर्तमान में विकास में फिल्म के मंच संगीत रूपांतरण पर फिर से जुड़ेंगे। पासेक और पॉल ने 2017 की म्यूजिकल ड्रामा फिल्म द ग्रेटेस्ट शोमैन के लिए गाने लिखे। बार्नम एंड बेली सर्कस के बारे में फिल्म का प्रीमियर 8 दिसंबर 2017 को हुआ। 50 इस जोड़ी के गाने दिस इज मी ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीता। 51 और 90वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए नामांकित किया गया। एलन मेंकेन के सहयोग से पासेक और पॉल ने डिज्नी की 2019 की लाइव एक्शन फिल्म अलादीन के रूपांतरण के लिए 2 नए गीतों के बोल लिखे। फिल्म में मेंकेन, हॉवर्ड एशमैन और टिम राइस द्वारा लिखित मूल 1992 गीत रचनाएं भी शामिल हैं। 52 पासेक और पॉल ने डियर इवान है एंसेन को यूनिवर्सल पिक्चर्स और निर्देशक स्टीफन चोबोस्की के लिए एक फीचर फिल्म के रूप में भी रूपांतरित किया। उन्होंने फिल्म के लिए 2 नए गाने लिखे, जिनमें द एनोनिमस ओन्स भी शामिल है, जिसे अमांडला स्टेनबर्ग के साथ मिलकर अलाना बेग के किरदार के लिए लिखा गया था, जिसे स्टेनबर्ग ने फिल्म में निभाया है। उन्होंने कोल्टन रयान द्वारा निभाए गए कॉनर मर्फी के किरदार के लिए ए लिटिल क्लोजर भी लिखा, जो ब्रॉडवे प्रोडक्शन में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका को दोहराता है। 53 पॉल ने डैन रोमर के साथ फिल्म का अंडरस्कोर भी तैयार किया। 54 इसका प्रीमियर 2021 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 9 सितंबर 2021 को हुआ। इसके बाद 24 सितंबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। 55 56 57 इस जोड़ी ने सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट के बर्नार्ड वेबर की बच्चों की किताब लाइल क्रोकोडाइल 7 अक्टूबर 2022 को रिलीज के लाइव एक्शन एनिमेटेड रूपांतरण के लिए भी मूल गीत लिखे हैं। 58 59 और एप्पल ओरिजिनल फिल्म्स की स्पिरिटेड 11 नवंबर। 60 पासेक और पॉल ने डिज्नी की स्नो व्हाइट की आगामी लाइव एक्शन रीमेक के लिए नए गाने भी लिखे हैं, जो मार्च 2025 में रिलीज के लिए तैयार है। 61 62 उन्होंने सेमिटोबायोग्राफिकल म्यूजिकल ड्रामा गोल्डन के गानों पर फेरेल विलियम्स के साथ भी सहयोग किया। डियर इवान है एंसेन के बाद पहली बार स्टीवन लेविंसन के साथ उन्हें फिर से जोड़ा। फरवरी 2025 में यह घोषणा की गई कि गोल्डन को रोक दिया गया। व्यक्तिगत जीवन पासेक टेम्पल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कैथी हिर्श पासेक के बेटे हैं। 64 उनकी मातृसंस्था मिशिगन यूनिवर्सिटी और फ्रेंड्स सेंट्रल स्कूल है। 6 वह समलैंगिक हैं। 6 पॉल का अल्मा मेटर मिशिगन विश्वविद्यालय और स्टेपल्स हाई स्कूल है। पॉल शादीशुदा हैं। उनके और उनकी पत्नी के 4 बच्चे हैं। सेगोविया का अल्काजर स्पेन के कैस्टिले और लियोन में सेगोविया शहर में स्थित एक मध्ययुगीन महल है। यह कम से कम 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है और दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध मध्ययुगीन महलों में से एक है और स्पेन में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि रहा है और उल्लेखनीय ऐतिहासिक हस्तियों के साथ साथ 22 राजाओं का घर रहा है। यह किला सेगोविया के पुराने शहर के पश्चिमी छोर पर एक चट्टानी चट्टान पर स्थित है, जिसे 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, एक एरेस्मा और क्लैमोरेस नदियों के संगम के ऊपर। आज 1998 में एक रॉयल डिक्री द्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में इसकी घोषणा के बाद से इसे एक संग्रहालय और एक सैन्य अभिलेखागार भवन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसने कई बार राज्य जेल, रॉयल आर्टिलरी कॉलेज और एक सैन्य अकादमी के रूप में भी काम किया है। अल्काजार ने कास्टिलियन राजाओं के लिए एक शाही महल और एक किले दोनों के रूप में काम किया और इसकी वास्तुकला भव्यता को दर्शाती है और शक्ति वास्तुकला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। अभेद्य दीवारें, गहरी खाई, होमेज या जॉन टू की तरह इसके प्रभावशाली टॉवर और रणनीतिक स्थान शक्ति और अधिकार का प्रतीक हैं। इसके अलावा
इसके इंटीरियर की विलासिता और भव्यता, भव्य रूप से सजाए गए कमरे और कोफ्ड़ छत के साथ आगंतुकों को विस्मित और वश में करने के लिए डिजाइन की गई थी, जो कैस्टिले के राजाओं के अधिकार को मजबूत करती है। इसी तरह सेगोविया के अल्काजार के बारे में किंवदंतियों और अफवाहों ने इसके इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी कठोर और किलेबंद उपस्थिति के बावजूद सेगोविया का अल्काजार दैनिक जीवन का स्थान भी रहा है। कई राजकुमार, कुलीन और शिशु इसके हॉल में बड़े हुए हैं और उनकी उपस्थिति ने महल की उपस्थिति को नरम बनाने में मदद की है, जिससे यह महल कई लोगों के लिए घर बन गया है। इसका इतिहास 12वीं या 13वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू होता है, जब कैस्टिले के शाही परिवार के पास अल्काज़र में क्वार्टर थे, जिसे प्रमुख महल के रूप में जाना जाता था। होमेज टॉवर में कैस्टिले के क्राउन का खजाना संग्रहित किया गया था, जिसमें से क्रिस्टोफर कोलंबस की पहली यात्रा के लिए धन सुरक्षित किया गया था। 1437 में शाही प्रशासन की पुस्तकों को अल्काज़र में ले जाया गया, जिससे कैस्टिले के पहले शाही अभिलेखागार में से एक की स्थापना हुई और सिमंकास के वर्तमान जनरल आर्काइव की नींव रखी गई। इसके अतिरिक्त अल्काज़र में शाही शस्त्रागार था, जो अब मैड्रिड के रॉयल आर्मरी में प्रदर्शित एक के लिए आधार के रूप में कार्य करता था। अल्काज़ार स्पेन के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं का मंच रहा है, जैसे कि कैस्टिले के कोर्टेस की बैठकें, जो कई अवसरों पर वहां आयोजित हुईं, सेगोविया के कॉन्कॉर्ड पर हस्ताक्षर, जिसने स्पेनिश राष्ट्र के गठन की नींव रखी, वहां हुआ। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली महिलाओं में से एक, इसाबेल द कैथोलिक ने खुद को कैस्टिले की रानी घोषित करने के लिए अल्काज़ार छोड़ दिया। यह खोजकर्ता की मृत्यु से पहले क्रिस्टोफर कोलंबस और राजा फर्डिनेंड द कैथोलिक के बीच अंतिम बैठक का स्थल भी था। फिलिप द्वितीय की ऑस्ट्रिया की अन्ना से शादी ने हाउस ऑफ हैब्सबर्ग और हिस्पैनिक राजशाही के बीच गठबंधन को मजबूत किया। 18वीं शताब्दी में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्टिलरी के मुख्यालय के रूप में सैन्य उद्देश्यों के लिए पहली सैन्य उड़ान भरी गई। स्पेन में कई अन्य किलों की तरह सेगोविया का अल्काज़ार भी रोमन कैस्ट्रम के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन नींव के अलावा मूल संरचना का बहुत कम हिस्सा बचा है। 2. अल्काज़ार का निर्माण बर्बर अल्मोराविद राजवंश द्वारा किया गया था। अल्मोराविद कला और वास्तुकला के बारे में विद्वानों में शायद ही बात की जाती है, क्योंकि स्पेन में बहुत कम भौतिक कार्य बच पाए हैं। 3. इसके अलावा अल्मोराविद राजवंश अल्पकालिक था और इसलिए उस अवधि की अधिकांश कला और वास्तुकला को बाद में उनके उत्तराधिकारियों द्वारा नष्ट या परिवर्तित कर दिया गया था। इस महल का पहला संदर्भ 1120 में था। सेगोविया शहर पर ईसाइयों द्वारा विजय प्राप्त करने के लगभग 32 साल बाद, रिकॉन्क्विस्टा के दौरान जब राजा अल्फोंसो 6 ने डुएरो नदी के दक्षिण में टोलेडो और उससे आगे की भूमि पर फिर से कब्जा किया। 4. 1258 में कैस्टिले के राजा अल्फोंसो एक्स आर 1252 से 1284 के शासनकाल के दौरान एक तीव्र आंधी के कारण आग लग गई, जिसने कई कमरों को नष्ट कर दिया, जिससे विभिन्न राजाओं के शासनकाल के दौरान सदियों तक पुनर्निर्माण हुआ। 4. यह ज्ञात नहीं है कि राजा अल्फोंसो 8 1155 से 1214 के शासनकाल से पहले अल्काज़र का आकार और स्वरूप क्या था, हालांकि शुरुआती दस्तावेजों में लकड़ी के बाड़े का उल्लेख है। उद्धरण आवश्यक यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, किसके द्वारा, कि अल्फोंसो 8 के शासनकाल से पहले मुस्लिम युग की संरचना पुराने रोमन नींव पर बने लकड़ी के किले से अधिक कुछ नहीं थी। अल्फोंसो 8 और उनकी पत्नी, इंग्लैंड की एलेनोर, रिचर्ड द लायनहार्ट की बहन, ने इस अल्काज़र को अपना मुख्य निवास बनाया और पत्थर के किलेबंदी की शुरुआत करने के लिए बहुत काम किया गया, जिसे हम आज देखते हैं। उद्धरण आवश्यक सेगोविया का अल्काज़ार 13वीं शताब्दी में शुरू होने वाले पसंदीदा शाही निवासों में से एक था, जिसके कारण सेगोविया शहर को धर्मनिरपेक्ष संरक्षण मिला। 5. यह इस अवधि के दौरान था कि अधिकांश वर्तमान इमारत का निर्माण ट्रेस्टामारा हाउस द्वारा किया गया था। 4. 1258 में एक गुफा के घह जाने के बाद राजा अल्फोंसो 10वें द्वारा अल्काज़ार के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण किया गया था और उसके तुरंत बाद संसद भवन के लिए किंग्स हॉल का निर्माण किया गया था। उद्धरण वांछित हालांकि अल्काज़ार के निरंतर निर्माण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कैस्टिले के राजा जॉन द्वितीय थे, जिन्होंने न्यू टॉवर, जॉन द्वितीय टॉवर के रूप में इसे आज जाना जाता है, का निर्माण किया था। उद्धरण वांछित
कैस्टिलियन क्राउन ने कई तोपखाने इकाइयों को बनाए रखा जो रणनीतिक रूप से शाही किलों में तैनात थे, जिसमें सेगोविया का अल्काजार भी शामिल था। 1465 में पास्कुअल डी मेड्रानो ने सेगोविया के रॉयल अल्काजार में एक तोपखाने के रूप में काम किया, रखरखाव के लिए 5000 मार्वेदिस और प्रावधानों के लिए 8550 का वेतन प्राप्त किया। 1474 में अल्काजार ने रानी इसाबेला आई के उत्थान में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 12 दिसंबर को मैड्रिड में राजा हेनरी चतुर्थ की मौत की खबर सेगोविया पहुंची और इसाबेला ने तुरंत अल्काजार की दीवारों के भीतर शरण ली, जहां उन्हें एंड्रेस कैब्रेरा और सेगोविया की परिषद का समर्थन प्राप्त हुआ। उद्धरण वांछित अगले दिन उन्हें कैस्टिले और लियोन की रानी के रूप में सिंहासन पर बैठाया गया। अल्काजार में अगला प्रमुख जीर्णोद्धार राजा फिलिप द्वितीय द्वारा ऑस्ट्रिया की अन्ना से विवाह के बाद कराया गया था। उद्धरण आवश्यक, उन्होंने मध्य यूरोप के महलों को प्रतिबिंबित करने के लिए तीखे स्लेट शिखर जोड़े। उद्धरण आवश्यक, 1587 में वास्तुकार फ्रांसिस्को डी मोरा ने मेहेल के मुख्य उद्यान और स्कूल ऑफ ऑनर क्षेत्रों को पूरा किया। उद्धरण आवश्यक, स्पेन की अपनी यात्रा के दौरान, जिसे स्पेनिश मैच के नाम से जाना जाता है, इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स ने 1623 में वालसैन में भोजन करने के बाद अल्काजार का दौरा किया। 7. उनका मनोरंजन लुइस जेरोनिमो डे कैब्रेरा, चिंचोन के चौथे काउंट ने किया, जो उस समय अल्काजार के रक्षक थे। प्रिंस चार्ल्स को कैथरीन ऑफ लैंकेस्टर की हेराल्ड्री के साथ गैली रूम या दूसरा महान हॉल दिखाया गया। शाम को 32 घुड़सवार शूरवीरों की एक मशाल जलाई गई थी। प्रिंस चार्ल्स ने चिंचोन के काउंट को एक गहना दिया और कवि डॉन जुआन डे टोरेस को उनकी कविताओं के लिए पुरस्कृत किया। वह सुबह जल्दी ही सांता मारिया ला रियल डे नीवा के लिए निकल पड़े। 8. रॉयल कॉलेज ऑफ आर्टिलरी का जीर्णोद्धार स्पेन के राजा चार्ल्स तृतीय शासनकाल 1759 से 1788 के शासनकाल में किए गए कई सुधारों में से एक था। उन्होंने काउंट फेलिक्स गजोला को आर्टिलरी कोर का निदेशक नियुक्त किया, जिन्होंने अल्काजार में सेगोवियन किले में अकादमी स्थापित करने का कार्यकारी निर्णय लिया। 1764 में अपने उद्घाटन के समय सैन्य कॉलेज राजनीतिक और सैन्य शिक्षा में शहर की प्रगति के नए युग का प्रतीक बन गया। 6 मार्च 1862 को मेहेल में एक और आग लगी, जिससे निजी कमरों की शानदार छतें नष्ट हो गईं, जो विशेष रूप से कुलीन वर्ग के लिए आरक्षित थीं। जैसा कि 1839 में जोस मारिया एवरियल और फ्लोरेस द्वारा उत्कीर्णन में प्रदर्शित किया गया था, संरचनाओं को उनके पिछले स्वरूप में बहाल कर दिया गया था। 9, 10, 11 सेगोविया के अल्काजार की नक्काशी सी 1842 जोस मारिया एवरियल वाई फ्लोरेस द्वारा। 1896 में राजा अल्फोंसो 13 ने अल्काजार को एक सैन्य कॉलेज के रूप में युद्ध मंत्रालय को सौंपने का आदेश दिया। उद्धरण आवश्यक, सेगोविया के अल्काजार के न्यासी बोर्ड का गठन 18 जनवरी 1951 को सरकार के प्रेसिडेंसी के आदेश द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य शाही महल, सैन्य परिसर और सैन्य अकादमी के रूप में अल्काजार के ट्रिपल फंक्शन के सांस्कृतिक, कलात्मक और ऐतिहासिक संरक्षण को सुनिश्चित करना था। दोस्तों, ये रिलीज़ होते हुए देखने को मिलने वाली है 12 मार्च 2025 को सोंगबियन में, और 21 मार्च 2025 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज़ कर दिया जाएगा। बाकी 109 मिनट इसकी रनिंग लेंथ है। इंडिया में भी रिलीज़ हो चुकी है, यानी कि जो मैंने आपको डेट बताई वो आ चुकी है, वहाँ पर ये रिलीज़ हो चुकी है, इंडिया में भी रिलीज़ हो चुकी है। आप इसे सिनेमाघरों में एंजॉय कर पाओगे। बाकी बजट इसका 240 से लगभग 270 मिलियन का था। मूवी ने कलेक्शन तकरीबन 87.3 मिलियन का दे दिया है, जो कि बेहतरीन कलेक्शन है। बाकी मैंने आपको पूरी जानकारी इसके बारे में बता दी है। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।